वेलकम टू अनकटेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। तो आज हम देखेंगे नवंबर 1 को जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। पहले न्यूज़ ये है कि जो टेनिस के जो इंडिया के टॉप स्टार खिलाड़ी रहे हैं, रोहन बोपन्ना, उन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से। ये 2 बार के ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और इन्होंने ये कर्नाटक से आते हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से संन्यास ले लिया है, 2 बार के ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और 2024 में इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग थी वो फर्स्ट थी। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती मना रहा है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की। 1 नवंबर को जो अन्य राज्य भी स्थापित हुए थे, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को और कर्नाटक बना था 1 नवंबर 56 को। कर्नाटक 1 नवंबर 56 को और 1 नवंबर 66 को 1966 को हरियाणा बना था। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, जिसका डेट था नवंबर 15 2000 और उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000। तो ये सारे राज्य नवंबर में ही बने थे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे कल जो रजत जयंती, अभी 1 नवंबर को रजत जयंती के दिन छत्तीसगढ़ में ही थे, तो उन्होंने काफ़ी विकास कार्यों का इनॉग्रल किया। उसमें एक नागपुर झारसुगुड़ा एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, उसका भी इनॉग्रल किया गया। नागपुर और झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में छत्तीसगढ़ की 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन। नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया नहीं। अब नया नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी शांति शिखर के केंद्र, अभी वहाँ पे एक उसका इनॉग्रल भी किया गया है नवा रायपुर में, ब्रह्म कुमारी शांति शिखर केंद्र के रूप में। ये आध्यात्मिक चिंतन केंद्र है ब्रह्म कुमारी संस्था का। ब्रह्म कुमारी शांति शिखर केंद्र ये नवा रायपुर में बनाया गया छत्तीसगढ़ में। यहीं पे एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया गया है, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ये इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम है, फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती एक यहाँ पे ये है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट कि क्यों जो 2000 का 2000 का एक एक्ट था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो क्यों एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं था। मतलब ये संविधान में एक एक्ट पारित कर दिया गया था संसद में, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने थे। लेकिन अब आर्टिकल 4 संविधान का कहता है कि आर्टिकल 4 अलाउज फॉर स्टेट क्रिएशन और बाउंड्री चेंजेस वाया सिंपल मेजोरिटी, नॉट द स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। मतलब कि अगर कोई कोई नया स्टेट बनता है एक स्टेट से या बाउंड्री चेंज होता है तो सिंपल अमेंडमेंट से हो सकता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। ये आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब जो एक्ट पारित हुआ था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, तो उसी से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। हालांकि 94th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, वो जनजातियों के ट्रांसफर को लेकर या कुछ उनके पोस्ट फॉर्मेशन एडजस्टमेंट को लेकर, जो इस तरह से इशू थे जनजातियों को लेकर, वो 94 संविधान संशोधन से वो ठीक कर लिया गया था। लखनऊ अपने खान पान और पाक कला की विशेषता के कारण यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। लखनऊ अपने खान पान और पाक कला की विशेषता के कारण यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के माध्यम से ये दर्जा मिला है उसको। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये अभी इसकी बैठक हुई थी यूनेस्को की, ये हुई थी उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक हुई थी, क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला को लेकर। तो वहीं पे लखनऊ को ये दर्जा दिया गया कि लखनऊ भी इसमें शामिल है।
यूआईडीएआई ने जो फ्यूचरिस्टिक आईडी कार्ड है उसके सिक्योरिटी और एक तरीके से डिजिटल आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए उनकी सिक्योरिटी एआई के उपयोग और ब्लॉकचेन के उपयोग के लिए एक विजन जारी किया है, विजन 2032। तो विजन 2032 यूआईडीएआई से संबंधित है, जिसका उद्देश्य टू स्ट्रेंथन डिजिटल आइडेंटिटी थ्रू एआई, ब्लॉकचेन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और ब्लॉकचेन के जरिए जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको मजबूत करना, उसकी मतलब पायरेसी को रोकना। पुष्कर मेला शुरू हो गया है। पुष्कर मेला अजमेर में मनाया जाता है। ये कैमल्स मेला है एक तरीके से, कार्तिक मेला भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे यहीं पर भी पुष्कर लेक है राजस्थान में। ईपीएफओ इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये अपनी स्थापना का 73rd फाउंडेशन डे मना रहा है, 73rd फाउंडेशन डे। इसका जो महत्वपूर्ण रोल है, सिक्योरिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ नेशंस वर्कफोर्स, जो कार्यबल है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल वेलबींग को सुनिश्चित करना, इसका प्रमुख रोल है। ये जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करता है। ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ऑपरेट्स अंडर, इसकी स्थापना हुई थी प्रोविडेंट, ये ऑपरेट्स अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। 4 मार्च 1952 के तहत बना था। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वैधानिक निकाय है। और ये इसका जो जिस एक्ट के तहत बना था उसका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत ये कार्य करता है। ईपीएफओ अपनी स्थापना के 73वां वर्ष मना रहा है, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। ये एक ताजिकिस्तान में एक आयनी आयनी एयरबेस, इसको भारत ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है आयनी एयरबेस से। ये इसको गिसार एयरबेस भी बोलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। 2002 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन 2021 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, और अब इसके बाद रिन्यू नहीं हुआ। तो इंडिया यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री जो भी इंस्टॉलेशन थे उसको, एक तरीके से जो कंट्रोल था उसका, उसने विदड्रॉ कर लिया है। एक और भी तजाकिस्तान में एक और एयरबेस है, फारखोर एयरबेस। तो अभी वहाँ पर भी इंडिया का कंट्रोल है, फारखोर एयरबेस। तो ये माना जा रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ये चाइना के दबाव में हुआ है, और ये सेटबैक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो फारखोर एयरबेस पर अभी भी इंडिया का कंट्रोल है, और एनी एयरबेस या गिसार एयरबेस से इंडिया का कंट्रोल खत्म हो गया है। ताजिकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री सेंट्रल एशिया का। इसका बॉर्डर है, इसका कैपिटल है दुशानबे, और बॉर्डर ये शेयर करता है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन, पाकिस्तान, इन सब देशों से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर अलग होता है इसका, वो है वखान्स कॉरिडोर। वखान्स कॉरिडोर इंडिया और चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इसी कॉरिडोर को लेकर ये मतलब जो इस एयरबेस के नज़दीक था ये कॉरिडोर, तो चीन ने ये दबाव बनाया हो तजाकिस्तान पे कि आप अब इनके साथ रिन्यू मत करिए। तजाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, मतलब पोलर रीजन के अलावा, जैसे फेडचेंको ग्लेशियर ताजिकिस्तान में पामीर रीजन में है। फेडचेंको ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। वक्ष नदी पर न्यूरेक डैम है, और यहीं पे इस्कांडर कुल लेक है। तो इस्कांडर कुल लेक, न्यूरेक डैम और फेडचेंको ग्लेशियर, ये सब तजाकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया कंट्री है। नौरादेही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश का। ये तीसरा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया बनेगा जहाँ पे चीता को रिलोकेट किया जाएगा। चीता
ये नामीबिया से लाए जाएंगे चीता। इससे पहले मध्य प्रदेश का ही जो मालवा रीजन है, मालवा रीजन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वहाँ की जलवायु चीता के विकास के लिए, वहाँ के रिलोकेशन के लिए। तो इससे पहले फर्स्ट पहला था कूनो पालपुर, दूसरा बना गांधी सागर सेंचुरी, और तीसरा बनेगा चीता का जो रिलोकेशन सेंटर वो बनेगा नौरादेही सेंचुरी मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का नौरादेही सेंचुरी तीसरा बनेगा चीताज रिलोकेशन सेंटर। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। मतलब कि 31 अक्टूबर को यूएन हैबिटेट ने शुरू किया था ये, कि 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाए। जो दुनिया के बढ़ रहे हैं शहर, बढ़ते शहर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किस प्रकार शहर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए, और वहाँ पे जो विकास है, विकास को, डेवलपमेंट को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। तो इसको 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी मान्यता दे दी थी वर्ल्ड सिटीज डे को। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज, नागरिक केंद्रित स्मार्ट शहर। इस बार की थीम थी 2025 का। ये हैबिटेट द्वारा मनाया जाता है, यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट सुनिश्चित करता है कि दुनिया के सभी नागरिक जिनको घर नहीं है, सबके लिए सस्टेनेबल घर मिले। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। तो वर्ल्ड सिटीज डे की थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको मान्यता दी थी 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाने के लिए। थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। ये मनाया जाता है यूएन हैबिटेट के द्वारा। एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 1977 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर है केन्या में, केन्या नैरोबी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने दो पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इन कोल सेक्टर। कोल सेक्टर में जो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है उसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इन कोल सेक्टर पहला जो पोर्टल है, मतलब कि डेटा के आधार पर गवर्नेंस, जो कोयला का जो शासन सिस्टम है या पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके उसके जो उस क्षेत्र के विकास के लिए डेटा का और बेहतर तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इन दोनों पोर्टल्स के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो पहला पोर्टल है क्लैम पोर्टल। इसका उद्देश्य है कि लैंड एक्विजिशन में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको शॉर्ट आउट करना, उसको ठीक करना। तो इसका पूरा नाम है क्लैम्प। जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का ही पोर्टल है। कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट बाय कोल मिनिस्ट्री। भूमि अधिग्रहण में जवाबदेही तय करना, और जो एक तरह से प्रोसीजरल जो प्रक्रियागत डिले है उसको खत्म करना इसका उद्देश्य है। टाइम बाउंड कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन, जिससे जमीन ली जा रही है उसको टाइम बाउंड कंपनसेशन मिले, टाइम से कंपनसेशन मिले, और उनका ठीक से पुनर्वास भी हो, जिससे कि जमीन ली जा रही है कोल के माइनिंग के लिए। तो पहला क्लैम पोर्टल है कोल माइनिंग के लिए। क्लैम पोर्टल डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, डेटा डेटा क्रिएट करना और उसके आधार पर कोयले के लैंड एक्विजिशन में पारदर्शिता, रिहैबिलिटेशन को सुनिश्चित करना, और टाइम बाउंड, टाइम से कंपनसेशन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। दूसरा जो पोर्टल है कोयला शक्ति पोर्टल है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो जोड़ता है पूरे इंटायर कोल मार्केट को जोड़ देता है, वैल्यू चेन को जोड़ देता है। मतलब कोयले के माइनिंग से लेके मार्केट तक सबको यूनिफाई कर देता है, ताकि सब कुछ रेट पता चले, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है सब पता चले। तो ये इम्पोर्टेंट, इसको आप पीआईबी से एक्सेस कर सकते हैं इस न्यूज़ को। तो ये 1 नवंबर की न्यूज़ थी सारी जो इम्पोर्टेंट थी।